हे दोस्तों, मैं चिराग एक और वीडियो के साथ। तो आज की इस वीडियो में देख रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी का फर्स्ट पार्ट। देखिए, वैसे तो मैं इसको 2 वीडियो में कवर करने वाला था, लेकिन अब इसको हम 3 वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि अगर आपने पुरानी पीडीएफ देखी होगी तो उसमें मैंने एग्जांपल कवर नहीं किए थे। लेकिन जब आपको नई पीडीएफ मिलेगी, जो कि 3 वीडियो के बाद ही आपको मिल पाएगी, क्योंकि अभी भी मैं इसमें नेसेसरी चेंजेस कर रहा हूँ, तो उसमें आपको एग्जाम्पल अच्छे ढंग से देखने को मिल जाएंगे और साथ में थियोरटिकल कॉन्सेप्ट भी आपका अच्छे ढंग से क्लियर हो जाएगा। तो इसलिए थोड़ा सा क्या करना, सब्र करना, और आपको पीडीएफ अच्छे ढंग से, बिल्कुल बढ़िया ढंग से मिल जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद पुरानी पीडीएफ डिलीट कर देना। देखिए, यहाँ पे बात कर रहे हैं हम इंट्रोडक्शन टू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी की, जो कि है सेक्शन 182, जिसमें हम एजेंट और प्रिंसिपल की मीनिंग की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल कवर कर लिया है। मान के चलिए जो ये पर्सन है वो हूँ मैं, चिराग। ये अपनी हाउस प्रॉपर्टी को बेचना चाहता है, तो ये बायर की तलाश कर रहा है। अब देखिए, अगर चिराग खुद बायर ढूंढेगा तो बहुत हेक्टिक पार्ट रहेगा, टाइम कंज्यूमिंग रहेगा, और क्या पता जो सेल वैल्यू मैंने डिसाइड की है, मान के चलिए हाउस प्रॉपर्टी को मैं 50 लाख में बेचना चाहता हूँ, तो बायर वो देने के लिए तैयार नहीं हो। 45 लाख, 46 वो दे रहा है, क्योंकि एक तरीके से मेरे पास जो बायर की ढूंढने की उम्मीद है वो थोड़ी सी कम है। मेरे पास इतने ज़्यादा लीड नहीं है, इतने ज़्यादा क्या है, पर्सन नहीं है जो एक तरीके से मुझे बता सके कि ये कस्टमर है। तो उस केस में मैं क्या करूँगा, एक ब्रोकर की तलाश करूँगा। ठीक है, तो ब्रोकर क्या हो गया, एक एजेंट हो गया। और चिराग क्या हो गया, इस केस में प्रिंसिपल हो गया, क्योंकि चिराग अपना मकान, हाउस प्रॉपर्टी बिकवाना चाहता है, तो वो खुद बेच नहीं पा रहा था। उस केस में उसने क्या करा, ब्रोकर को अपॉइंट किया, और ब्रोकर को चिराग क्या देगा बदले में, कमीशन दे देगा, कि जिस भी वैल्यू में मकान बिकेगा उसका एक स्पेसिफिक परसेंटेज मैं आपको कमीशन के फॉर्म में दे दूंगा, या ब्रोकर ने बोला कि मैं इतना कमीशन लूंगा परसेंटेज, तो चिराग को उतना देना पड़ेगा। तो उस केस में हम क्या बोल सकते हैं कि चिराग ने, जो एक प्रिंसिपल पर्सन है, उसने ऑथोराइज किया एजेंट को कि मेरे बदले में क्या कर सके, तू मकान बेच दे। तो यहाँ पे जो बायर है वो जनरली क्या हो गया, थर्ड पार्टी। तो आपको पता है कि जो थर्ड पर्सन के साथ प्रिंसिपल ट्रीट करता, या प्रिंसिपल एक तरीके से एग्रीमेंट करता, वो ब्रोकर क्या कर रहा है, बायर के साथ कर रहा है। तो ब्रोकर किसके बिहाफ पे कर रहा है, प्रिंसिपल के बिहाफ पे। तो प्रिंसिपल ने उसको ऑथोराइज कर रखा है। अब देखिए, ये जनरली एक तरीके से क्या हो गया, स्पेशल एजेंट से रिलेटेड पार्ट हो गया जो ब्रोकर है। लेकिन किसी किसी केसेस में आप देखते हो कि जनरल एजेंट भी होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने बोला कि ए है, उसके पास बहुत सारा गुड्स है, जैसे मोबाइल का काम है, तो उसने बी को अपॉइंट कर दिया एज एन एजेंट। तो आपको पता है कि ये प्रिंसिपल है, ठीक है, और बी क्या है, एजेंट। और बी को ये बोल दिया कि आप कस्टमर्स को क्या करो, जो मेरे मोबाइल है बेचो, और उस पर आपको क्या मिल जाएगा, जो कमीशन है वो मिल जाएगा। एक्स्ट्रा बेचते हो, एक्स्ट्रा में बेचते हो तो ओवर राइडिंग कमीशन मिल जाएगा। अगर उधार की रिस्क आप लेते हो तो डेल क्रेडिटर कमीशन मिल जाएगा। ये आगे मैं आपको धीरे धीरे करके सिखाऊंगा। लेकिन आप देखिए कि ए प्रिंसिपल ने बी एजेंट को अपॉइंट किया कि कस्टमर्स को मोबाइल ये बेच। तो ये भी जनरली एक तरीके से क्या हो गया कि बी को ऑथराइज किया जा रहा है, किसके बिहाफ पे, ए के बिहाफ पे। तो प्रिंसिपल ने ऑथराइज किया। तो यहाँ पर यही मीनिंग में दे रखा है, सिंपल सी मीनिंग है, एक एक करके कवर करेंगे। पर याद रखना, जो पर्टिकुलर पर्सन है प्रिंसिपल, वो कॉम्पिटेंट पर्सन होना चाहिए। यहाँ पे जो चिराग है वो कॉम्पिटेंट पर्सन होना चाहिए। यहाँ पे जो ए पर्सन है, जिसको हम कंसाइनर भी बोलते हैं, और बी क्या हो गया, कंसाइनी। याद रखना, कंसाइनमेंट का कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसमें जनरली क्या होता है, जो गुड्स का ओनर होता है वो किसी एजेंट को क्या करता है, अपने गुड्स दे देता है और बोलता है कि बेच, इसको सेल कर, और जो भी सेल करेगा उसका कमीशन तेरे को मिल जाएगा, यानी एजेंट को मिल जाएगा। तो आप देखिए, जो कंसाइनर है, प्रिंसिपल है, वो कॉम्पिटेंट पर्सन होना चाहिए, मतलब मेजर पर्सन होना चाहिए। 18 ईयर की एज होनी चाहिए, उससे ज़्यादा की एज होनी चाहिए। और आपको पता है साउंड माइंड होना चाहिए, यानी स्वस्थ दिमाग का, स्वस्थ मस्तिष्क का होना चाहिए। पागल ये सब कुछ नहीं होना चाहिए, इडियट ये सब कुछ, ल्यूनेटिक हमने पढ़ा था, जो कि आपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कवर किया था, तो वो नहीं होना चाहिए। और इसी तरीके से हम बोल सकते हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट करने से रिलेटेड, यानी लॉ के थ्रू डिस्क्वालीफाई नहीं होना चाहिए, यानी उसमें कॉम्पिटेंट पर्सन के सारे गुण होने चाहिए। लेकिन याद रखना, बी जरूरी नहीं है कि कॉम्पिटेंट हो, वो इनकॉम्पिटेंट पर्सन भी हो सकता है। तो यही आगे कवर दे रखा है सारा पार्ट। तो देखिए, सबसे पहले मीनिंग में क्या दे रखा है, एन एजेंट इज ए पर्सन एम्प्लॉयड टू डू एनी एक्ट फॉर अनादर। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, एजेंट क्या कर रहा है, अनादर मतलब क्या हो गया, प्रिंसिपल के बिहाफ पे काम कर रहा है, तो उसको उसके लिए लगाया गया है। और रिप्रेजेंट अनादर इन डीलिंग विद द थर्ड पर्सन, या वो क्या कर रहा है, प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो कि प्रिंसिपल थर्ड पर्सन के साथ डील करता, तो वो प्रिंसिपल को ही क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। एजेंट क्या कर रहा है, प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ताकि वो थर्ड पर्सन के साथ डील कर सके। तो आपको पता है कि एजेंट डील कर रहा है, तो इसका मतलब प्रिंसिपल ही एक तरीके से डील कर रहा है। तो आपको पता है कि जब भी बायर को अगर लॉस होगा तो उसके लिए लायबल कौन रहेगा, प्रिंसिपल लायबल रहेगा। जो भी एजेंट की अथॉरिटी है, तो आपको पता है कि प्रिंसिपल की भी वही अथॉरिटी रहती। अब देखिए, एजेंट की अथॉरिटी लिमिटेड है या अनलिमिटेड है, वो तो आगे आपको टाइप्स ऑफ एजेंट इसमें जनरली पता चल जाएगा, क्योंकि आगे धीरे धीरे करके डिटेल पार्ट आता जाएगा। अभी हम नॉर्मल क्या कर रहे हैं, मीनिंग ही कवर कर रहे हैं। तो देखिए, प्रिंसिपल की मीनिंग क्या है, जिसने एक तरीके से ऑथोराइज कर रखा है एजेंट को कि मेरे बिहाफ पे तू क्या कर सकता है, गुड्स को बेच सकता है। ठीक, यही तो हो गया। मेरे बिहाफ पे क्या कर सकता है, चिराग क्या बोल रहा है कि तू मेरी हाउस प्रॉपर्टी को
बेच सकता है, उसके बदले में कमीशन तेरे को मिल जाएगा। तो प्रिंसिपल इज द पर्सन फॉर हुम एन एक्ट इज डन बाय द एजेंट, सिंपल सा पार्ट, और हु इज रिप्रेजेंटेड बाय द एजेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ डीलिंग विद द थर्ड पर्सन। तो जो एक तरीके से क्या हो रहा है, एजेंट के थ्रू रिप्रेजेंट हो रहा है। तो आपको पता है कि एजेंट क्या कर रहा है, उस प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिससे वो थर्ड पर्सन के साथ क्या कर रहा है, डील कर पा रहा है। किसके थ्रू, एजेंट के थ्रू। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, टेस्ट ऑफ एजेंसी की बात कर रही है, वेयर ए पर्सन हैज़ द कैपेसिटी टू क्रिएट कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप बिटवीन द प्रिंसिपल एंड ए थर्ड पार्टी। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए जैसे ये एजेंट जो है वो क्या कर रहा है, प्रिंसिपल और कस्टमर, यानी कस्टमर क्या हो गया, थर्ड पर्सन, थर्ड पार्टी, इसके बीच में एक कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप क्रिएट कर रहा है। आप देखिए ऊपर वाले केस में आपको पता है कि ब्रोकर जो कि क्या कर रहा है, जो प्रिंसिपल पर्सन है चिराग, और जो बायर है उसको ढूंढने का काम कर रहा है, कौन कर रहा है, एजेंट ढूंढने का काम कर रहा है बायर को। तो एक तरीके से वो प्रिंसिपल और थर्ड पर्सन के बीच में कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप क्रिएट कर रहा है। और देखिए जो भी एजेंट काम कर रहा है उससे जनरली प्रिंसिपल क्या होगा, बाइंड होगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम बोल सकते हैं कि बी जो गुड्स बेच रहा है तो उसके लिए अगर कस्टमर को कोई भी लॉस हो जाता है तो उसके लिए प्रिंसिपल ही लायबल होगा। तो यहाँ पे देखिए ये भी बोल रहा है वेर ए पर्सन, पर्सन का मतलब क्या हो गया, एजेंट, हैज़ द कैपेसिटी टू क्रिएट कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन बिटवीन द प्रिंसिपल एंड ए थर्ड पार्टी। साथ में क्या बोल रहा है, बाइंड द प्रिंसिपल बाय हिज ओन एक्ट, एजेंट जो भी काम करेगा उससे वो प्रिंसिपल को बाइंड कर सकता है। एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि जो भी कस्टमर को अगर नुकसान होगा तो वो एजेंट की जगह क्या करेगा, प्रिंसिपल को ही लायबल ठहराएगा, क्योंकि मेन पर्सन तो यही है। एजेंट तो क्या कर रहा है, उसके ब्याह पे जैसा ऑर्डर दिया गया वैसे काम कर रहा है। तो यहाँ पे बोल रहा है देयर एग्जिस्ट ए रिलेशनशिप ऑफ एजेंसी, तब जाके क्या होगा, एजेंसी का रिलेशनशिप एग्जिस्ट होगा, यानी वो अस्तित्व में आएगा। अब देखिए सैलिएंट फीचर्स ऑफ एजेंसी दे रखे हैं, जिसमें सेक्शन 183, 184, 185, 226 दे रखे हैं। तो यहाँ पे देखिए यही प्रिंसिपल इज लायबल फॉर द एक्ट्स ऑफ एजेंट। ये मैंने आपको बताया कि जो भी जनरली देखिए एजेंट काम कर रहा है वो लॉफुल एक्ट होना चाहिए। अगर आपको पता है कि देखिए स्मैक बेचना, चरस बेचना इसका काम हो तो उस केस में शुरू से ही वो अनलॉफुल एक्ट है, तो उस केस में प्रिंसिपल भी क्या होगा, लायबल नहीं होगा। तो सीधी सी बात है, बी को वो एजेंसी एक्सेप्ट करनी ही नहीं चाहिए। तो आपको पता है कि ए मोबाइल बेचने का काम कर रहा है, वो एक प्रॉपर काम है। कोई पर्टिकुलर गुड्स हो गए जो कि लीगली लॉफुल एक तरीके से सही है, तो याद रखना कि वो एजेंट की ऑथोरिटी के अंदर होने चाहिए। तो यहाँ पे देखिए यही बोल रहा है द प्रिंसिपल इज लायबल फॉर द ऑल द एक्ट्स ऑफ एन एजेंट विच आर लॉफुल एंड विद इन द स्कोप ऑफ एजेंट्स ऑथोरिटी। ठीक है, द कॉन्ट्रैक्ट एंटर इनटू बाय द एजेंट ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल हैव द सेम लीगल कॉन्सिक्वेंसेज एज इफ दीज कॉन्ट्रैक्ट वर मेड बाय द प्रिंसिपल हिमसेल्फ। ऐसे माना जाएगा, देखिए जैसे अगर प्रिंसिपल जो थर्ड पर्सन है उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करता, वैसे ही एजेंट ने भी तो थर्ड पर्सन के साथ क्या कर रखा है, एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कॉन्ट्रैक्ट एंटर इनटू बाय द एजेंट ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल की बिहाफ पे कर रहा है, हैव द सेम लीगल कॉन्सिक्वेंसेज एज इफ दीज कॉन्ट्रैक्ट वर मेड बाय द प्रिंसिपल हिमसेल्फ। कि अगर प्रिंसिपल खुद करता तो उस केस में क्या लीगल कंसिक्वेंसेस होते, वही सेम कंसिक्वेंसेस क्या होंगे, एजेंट और कस्टमर्स के बीच में होंगे। तो इस केस में आपको पता है कि कस्टमर किसको लायबल ठहराएगा, प्रिंसिपल को ही ठहराएगा, क्योंकि प्रिंसिपल एजेंट के बिहाफ पे ही काम कर रहा है। तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि प्रिंसिपल क्या होगा, लायबल होगा एजेंट के हर काम के लिए जो कि लॉफुल है और एजेंट की ऑथोरिटी के अंदर है, एजेंट को जितनी ऑथोरिटी दी गई है उसके अंदर। अब देखिए इसमें ऐसे बोला जा सकता है, जैसे देखिए यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल बना लिया है। मान के चलिए कि ए पर्सन है क्या कर रहा है, 2 लाख का लोन दे रहा है किसको, बी को। यानी एक तरीके से बोल सकते हैं कि ए को क्या लेने, 2 लाख रुपए बी से लेने। बी एक एजेंट है जो कि सी का एजेंट है, तो सी कौन हो गया, प्रिंसिपल हो गया। अब देखिए मान के चलिए कि ए क्या करता है, बी से माल खरीद लेता है, लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि सी प्रिंसिपल है। वो तो क्या करता है, सी से माल खरीद लेता है, और कितने का खरीद लेता है, मान के चलिए 3 लाख का माल खरीद लेता है। और वो ये बोल देता है कि देखिए 3 लाख का माल खरीदा है, 2 लाख का लोन दिया था मैंने, तो 3 लाख के माल पे 2 लाख का ये लोन का सेट ऑफ हो गया, तो बाकी 1 लाख ही पे करूंगा। तो देखिए इस केस में आपको पता है कि उसने प्रिंसिपल के साथ थोड़ी करा, एजेंट के साथ करा है, पर एजेंट की ऑथोरिटी ये थोड़ी थी कि उस केस में वो 2 लाख के लोन को सेट ऑफ करवा सकता है। एजेंट की ये ऑथोरिटी नहीं थी। एजेंट की ऑथोरिटी क्या थी कि वो सी के बिहाफ पे माल बेचे। अब ए को चाहे पता नहीं हो कि ओनर कोई भी है, तो प्रिंसिपल इस एक्ट को बाउंड नहीं करवा सकता, इस एक्ट को नहीं करवा सकता। प्रिंसिपल क्या बोलेगा कि मैं काई को सेट ऑफ करूं, मुझे तो 3 लाख रुपए पूरे के पूरे चाहिए, नुकसान तो मेरा होगा क्योंकि लोन तो बी ने लिया है, मैंने थोड़ी लिया है, और मैंने उसको अथॉरिटी भी नहीं दी थी। ठीक है, सी यही बोलेगा कि मैंने एजेंट को कोई अथॉरिटी नहीं दी थी कि किसी भी पर्सन से लोन ले ले, ठीक है, और उसको गुड्स के अगेंस्ट सेट ऑफ करवा देना, ऐसे मैंने बोला ही नहीं। तो सीधी सी बात है, प्रिंसिपल जो है सी, वो ए से पूरे के पूरे 3 लाख ही मांगेगा। ठीक, तो यहाँ पे ये बोल रहा है कॉन्ट्रैक्ट एंटर इनटू बाय द एजेंट ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल हैव द सेम लीगल कॉन्सिक्वेंसेज एज इफ दीज कॉन्ट्रैक्ट वर मेड बाय द प्रिंसिपल हिमसेल्फ। तो अगर प्रिंसिपल सी ए से कॉन्ट्रैक्ट करता तो पूरे के पूरे 3 लाख ही मांगता। तो ये थोड़ी बोलेगा कि नेट 1 लाख दे दो, 2 लाख का एडजस्ट कर देगा। तो प्रिंसिपल ऐसा एडजस्ट करेगा ही नहीं, क्योंकि ये तो ए और बी के बीच में आपस में हुआ था एडवांस का, वो अलग से एक एग्रीमेंट था।
तो उस केस में वो लीगली बाइंड नहीं करवा सकता। और हम बोल सकते हैं कि यानी एजेंट सी को लीगली बाउंड नहीं कर सकता और ये नहीं बोल सकता कि आपको 2 लाख का एडजस्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि सी ने एक तरीके से उसको ऑथराइज नहीं कर रखा था, सिर्फ गुड्स बेचने के लिए, गुड्स खरीदने के लिए ही ऑथराइज कर रखा था, ऐसे हम बोल सकते हैं। ठीक है, या गुड्स बेचने के लिए ऑथराइज कर रखा था। तो यहाँ पे यही पार्ट है। फिर देखिए यहाँ पे सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है, हु में एम्प्लॉय एन एजेंट, सेक्शन 183। तो यहाँ पे बोल रहा है एनी पर्सन में एम्प्लॉय एन एजेंट इफ ही इज ऑफ द एज ऑफ मेजोरिटी एंड ही इज ऑफ साउंड माइंड। तो देखिए मैंने बार बार आपको बताया कि एनी पर्सन का मतलब कौन हो गया, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या कर सकता है, एजेंट को अपॉइंट कर सकता है। तो चिराग एजेंट को अपॉइंट कर सकता है, ब्रोकर को अपॉइंट कर सकता है, लेकिन यार जो प्रिंसिपल है वो क्या होना चाहिए, कंपिटेंट पर्सन होना चाहिए। तो इसका मतलब वो मेजर होना चाहिए, पहली चीज़। और दूसरा क्या बोल रहा है, साउंड माइंड होना चाहिए, स्वस्थ दिमाग का, अच्छे दिमाग का, अच्छे मस्तिष्क का होना चाहिए, यानी पागल नहीं होना चाहिए, लूनेटिक नहीं होना चाहिए, इडियट नहीं होना चाहिए। तो मेजर 18 ईयर उससे ज़्यादा की एज होनी चाहिए और साउंड माइंड होना चाहिए। ठीक, पर याद रखिए जरूरी नहीं कि जो एजेंट है वो कंपिटेंट पर्सन हो, वो इनकम्पिटेंट पर्सन भी हो सकता है। कह रहा है एनी पर्सन में बिकम एन एजेंट, इवन ए माइनर और पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड कैन बिकम एन एजेंट। पर याद रखना अगर कस्टमर को कोई भी लॉस हो जाता है, यानी अगर आप ये वाला पार्ट समझ रहे ए और बी, और ये आपको पता है कि कस्टमर, तो इस केस में ये थर्ड पर्सन है। कौन है, थर्ड पर्सन। अगर ये थर्ड पार्टी को कोई लॉस हो जाता है तो उस केस में बी को लायबल नहीं ठहराया जा सकता, अगर वो इनकम्पिटेंट पर्सन है तो, इनकम्पिटेंट पर्सन है तो। देखिए यार ना, अगर कस्टमर को लॉस हो जाता है तो वो प्रिंसिपल से क्या करेगा, पैसे लेगा। अब प्रिंसिपल किससे लेगा, एजेंट से लेगा, लेकिन वो एजेंट से ले ही नहीं सकता क्योंकि एजेंट क्या है, इनकम्पिटेंट पर्सन है, वो तो अनसाउंड माइंड है या वो माइनर पर्सन है। ठीक, आप देखिए इसका एग्जाम्पल ऐसे भी कर सकते हैं। मान के चलिए कि मैं क्या करता हूँ, वॉचेस बेचने का काम करता हूँ। अब मेरी घड़ियाँ नहीं बिक रही थी, तो एक पर्सन आया, यानी एक लड़का आया जिसकी एज थी 16 ईयर की। उसने बोला कि मैं आपके ब्याह पे ये वॉचेस बेच दूंगा, आप मेरे को दे दो। तो मैंने उसको क्या बोला, देखिए मान के चलिए मैं ए हूँ और जो 16 ईयर का लड़का है वो है बी। तो मैंने उसको बोला कि जो वॉचेज आप 1000 रुपीज़ पर पीस के अकॉर्डिंग बेचना, उससे कम में मत बेचना, और मैं आपको 10% कमीशन दे दूंगा। तो बी क्या बोलता है, वाह यार अच्छी बात है। तो अब बी क्या करता है, कस्टमर ढूंढने लगता है, मतलब थर्ड पर्सन को ढूंढने लगता है। अब उसको एक कस्टमर मिल जाता है, कस्टमर बोलता है कि 500 रुपये की घड़ी बेच दे। तो बी तो आपको पता है कि 16 ईयर की एज का मनचला पर्सन, तो वो जनरली क्या करता है, 500 में बेच देता है और उसका 10% कमीशन अपने पास रख लेता है, 50 रुपये, और बाकी 450 क्या कर देता है, ए को लौटा देता है। ठीक है, बी क्या करता है, बाकी जो 450 है वो ए को दे देता है। अब ए बोलता है भाई मैंने तो आपको बोला था 1000 में बेचना और उसका 10% कमीशन दूंगा, तुमने तो मेरा लॉस कर दिया, मैं तुमसे लूँगा। तो उस केस में ए बी से यानी एजेंट से नहीं रिकवर कर सकता, क्योंकि एजेंट क्या है, एक मेजोरिटी एज उसने नहीं ली रखी है, वो 16 ईयर का ही है, वो 18 ईयर है, उससे ज़्यादा की एज का है ही नहीं। तो इस केस में आपको पता है कि आप एजेंट से रिकवर नहीं कर पाओगे, प्रिंसिपल एजेंट से रिकवर नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये पार्ट आ गया। तो देखो एनी पर्सन में बिकम एन एजेंट, चाहे माइनर हो अनसाउंड माइंड हो वो भी बन सकता है, लेकिन अनसाउंड माइंड या जो माइनर है वो लाइबल ठहराया नहीं जा सकता। फिर देखिए यहाँ पे बोल रहा है लाइबिलिटी ऑफ एजेंट, जनरली एन एजेंट इज लाइबल टू द प्रिंसिपल। तो आपको बताया कि जनरली एक एजेंट लाइबल होगा प्रिंसिपल को, मतलब कस्टमर को जो भी लॉस हुआ है प्रिंसिपल क्या करेगा, उसको कंपनसेट कर देगा, लेकिन बाद में वो प्रिंसिपल किससे लेगा, एजेंट से लेगा। तो जनरली एजेंट लाइबल होता है किसी भी पर्टिकुलर लॉस के लिए, क्योंकि एजेंट को सही ढंग से माल बेचना होता है। तो कस्टमर को जो भी लॉस हुआ उसके लिए कौन होगा, एजेंट लाइबल होगा। प्रिंसिपल ने जो भी कंपनसेट किया है वो वापस से वो एजेंट को क्या करना पड़ेगा, प्रिंसिपल को देना ही पड़ेगा। एजेंट क्या करेगा, जो भी अमाउंट है प्रिंसिपल को देगा ही देगा। लेकिन क्या बोल रहा है, एन एजेंट इज नॉट लाइबल टू प्रिंसिपल इफ ही इज ए माइनर और इज ऑफ अनसाउंड माइंड। तो आपको पता है कि जिस बी ने घड़ी बेच दी तो वो क्या होगा, ए के लिए लाइबल नहीं रहेगा, क्यों, ए का जो भी नुकसान हो उसके लिए वो लायबल नहीं रहेगा, क्योंकि वो क्या है, माइनर एज का है या अनसाउंड माइंड है। फिर देखिए क्या बोल रहा है, रिक्वायरमेंट ऑफ कंसीडरेशन, नो कंसीडरेशन इज नेसेसरी फॉर क्रिएटिंग एन एजेंसी। आपको बताया कि जैसे अभी मैंने बोला कि ए और बी के बीच में एजेंसी क्रिएट हो गई, या उससे ऊपर मैंने एग्जांपल बताया कि चिराग और ये जो ब्रोकर है इसके बीच में एक एजेंसी क्रिएट हो गई। तो ये थोड़ी कि ब्रोकर ने उससे मनचाहे पैसे मांगे शुरू में कि मैं आपकी मकान को बेचने के लिए तैयार हूँ, पर उससे पहले आपको मुझे 50,000 देने पड़ेंगे। ऐसा जरूरी नहीं है। आपको पता है कि आपको कोई अच्छा ब्रोकर मिलता है, आप उसको क्या बोलते हो, यार मकान को ही देखना, मुझे खरीदना है या मुझे अपना ये मकान बेचना है, अगर आप मेरी वैल्यू के अकॉर्डिंग मकान बिकवा दोगे तो मैं आपको कमीशन दूंगा। ठीक है, तो आपको पता है कि बाद में कमीशन मिलेगा जब मकान बिकता है। शुरू में जब भी एजेंसी क्रिएट हुई तो उसमें कोई कंसीडरेशन का पार्ट नहीं था। तो जरूरी नहीं है कि जब भी एजेंसी क्रिएट हो उसमें कोई कंसीडरेशन का पार्ट हो। अगर आपको पता है कि एक कंसाइनर है ए और बी को क्या करता है, एजेंट के फॉर्म में अपॉइंट करता है, तो जरूरी नहीं कि शुरू में एक एजेंसी पे कंसीडरेशन का पार्ट हो, उसको वो एक तरीके से ग्रेचुइटस एक्ट के थ्रू भी यानी फ्री में ही क्या कर सकता है, एजेंट के फॉर्म में अपॉइंट कर सकता है। जरूरी नहीं कि वो बी से कुछ पैसे ले भी सकता है, नहीं भी ले सकता। तो यहाँ पे बोल रहा है नो कंसीडरेशन इज नेसेसरी
फॉर क्रिएटिंग एन एजेंसी। तो ये ऑप्शनल है एक तरीके से। फिर देखिए बोल रहा है मोड्स ऑफ क्रिएशन ऑफ एजेंसी, एजेंसी क्रिएट करने के क्या क्या मोड है। तो पहला है बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। देखिए ऑपरेशन ऑफ लॉ का मतलब क्या हो गया कि एक पर्सन दूसरे पर्सन को एजेंट ट्रीट करेगा। जनरली किसके थ्रू होता है, आप देखिए एग्जांपल के फॉर्म में एक कंपनी का प्रमोटर, एक कंपनी का प्रमोटर, तो वो कंपनी का क्या होता है एक तरीके से एजेंट कहलाता है। पार्टनरशिप फॉर्म, तो उसमें आपको पता है पार्टनर प्रिंसिपल एजेंट के फॉर्म में होते हैं। ये आपने 12th में या आपने कहीं पर भी जब भी पार्टनरशिप का पार्ट कवर किया, सीए फाउंडेशन, सीएस फाउंडेशन, तो उसमें आपने देखा था कैरेक्टरिस्टिक में कि एक प्रिंसिपल एजेंट, पार्टनर क्या होता है, प्रिंसिपल एजेंट की तरह काम करते हैं। तो उस केस में आपको पता है कि वो एजेंट की तरह क्या करता है, प्रिंसिपल को अपने कामों से बाउंड कर सकता है। और यही आपने ऊपर ही पढ़ा कि एजेंट क्या कर सकता है, अपने काम से प्रिंसिपल को क्या कर सकता है, बाइंड कर सकता है। अगर एजेंट प्रिंसिपल की बेहाफ पे गुड्स खरीद रहा है तो उस केस में आपको पता है कि कस्टमर सीधा प्रिंसिपल से ही पैसे मांगेगा कि भाई आपने पेमेंट नहीं करा, पेमेंट का है, मैं आप पर केस कर सकता हूं। तो आपको पता है कि प्रिंसिपल ही वो पर ही वो केस करेगा और उससे क्या करेगा, कंपनसेशन मांगेगा। बाद में चाहे तो प्रिंसिपल एजेंट से रिकवर कर सकता है क्योंकि एजेंट ने क्या कर रहा है, डिफॉल्ट किया। तो उस केस में आपको पता है कि अभी हमने पढ़ा कि एजेंट को लायबल ठहराया जा सकता है, तो वो बाद में प्रिंसिपल क्या करेगा, लायबल ठहराएगा। तो यहाँ पे ऑपरेशन ऑफ लॉ में सबसे पहले ये दे रखा है, एजेंसी बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ अराइजेज वेयर द लॉ ट्रीट्स वन पर्सन एज एन एजेंट ऑफ अनदर। फिर देखिए बाय एक्सप्रेस एग्रीमेंट दे रखा है, दूसरा दे रखा है, तीसरा दे रखा है बाय इम्प्लाइड एग्रीमेंट या इम्प्लाइड अथॉरिटी, जिसमें एस्टोपल दे रखा है, होल्डिंग आउट और नेसेसिटी दे रखा है। इसको मैंने एग्जांपल के थ्रू कवर कर रखा है। फिर दे रखा है बाय रेटिफिकेशन ऑफ एक्ट। रेटिफिकेशन मतलब क्या हो गया, एक तरीके से अप्रूव करना। लेकिन याद रखना ये पीछे से अप्रूव किया जा रहा है, यानी पास से, पास्ट कोई वर्क हुआ है, एक्ट हुआ है, उसको पास से ही अप्रूव किया गया है, उसे बोलते हैं रेटिफिकेशन ऑफ एक्ट। तो जनरली रेटिफिकेशन कौन करता है, प्रिंसिपल उस एक्ट को रेटिफाई करता है, अप्रूव करता है। तो आगे आपको एग्जांपल के थ्रू पता चल जाएगा। देखिए यहाँ पर मैंने कवर किया, आपको बता दिया कि जनरली इसमें जब भी आप एग्जांपल देखो तो पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर्स का एग्जांपल देखो, कंपनी के प्रमोटर का एग्जांपल सोचो। तो यहाँ पे यही बोल रखा है। फिर देखिए एक्सप्रेस एग्रीमेंट दे रखा है और इम्प्लाइड एग्रीमेंट दे रखा है। तो एक्सप्रेस में क्या बोल रहा है, ए पर्सन में एम्प्लॉय अनदर पर्सन एज इज एजेंट बाय एंटरिंग इनटू एन एक्सप्रेस एग्रीमेंट विद हिम, द एग्रीमेंट में बी आइदर ओरल और रिटन। तो देखिए मैंने जैसे बोला कि चिराग क्या कर रहा है, ब्रोकर को अपॉइंट कर रहा है अपने मकान बेचने के लिए या कोई मकान खरीदने के लिए। तो उस केस में आपको पता है कि ओरल एग्रीमेंट भी हो जाता है, और जहाँ पर स्टाम्प भी हो गया, एक तरीके से रजिस्ट्रेशन का पार्ट हो गया, तो आपको पता है कि वो लीगल डॉक्यूमेंट बनते हैं और एक रिटर्न एग्रीमेंट का पार्ट बन जाता है। तो वो एक्सप्रेस हो गया, जहाँ पर एक्सप्रेसली क्या हुआ, एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को क्या कर रखा है, ऑथराइज कर रखा है अपने बिहाफ पर काम करने के लिए। ठीक है, वैसे ही होता है एक इम्प्लाइड एग्रीमेंट, क्योंकि देखिए इसमें कोई एग्जांपल की नीड नहीं थी, और आप चाहे तो ये एग्जांपल को लिख लेना, जैसे मैंने बताया कंपनी के प्रमोटर या पार्टनरशिप फॉर्म में जो पार्टनर्स होते हैं वो प्रिंसिपल एजेंट के फॉर्म में हो जाते हैं। लेकिन अब देखिए इम्प्लाइड एग्रीमेंट, इसमें मैंने एग्जाम्पल कवर किया। फिर उसके बाद के जो भी पार्ट है, एस्टोपल, होल्डिंग आउट, नेसेसिटी, इसमें मैंने एग्जांपल कवर किए हैं जिससे आपको दिक्कत नहीं हो। और भी आगे मुझे पार्ट मिलते जाएंगे तो मैं आपको एग्जांपल जरूर कवर कराऊंगा। तो देखिए इसका है सेक्शन 187, इसमें क्या बोल रहा है, एन एजेंसी which has to be understood from the conduct and behavior of the party is called implied agency. It is to be inferred from the circumstances of the case and thing spoken or written or the ordinary course of dealing may be accounted as circumstances of the case. तो आपको पता है कि इसमें एस्टोपल पार्ट आता है, होल्डिंग आउट आता है, नेसेसिटी आता है, जिसमें एक तरीके से क्या बोल रहा है, एक एजेंसी किसकी वजह से क्रिएट होती है, पार्टीज़ के कंडक्ट से या उसके बिहेवियर से। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल के फॉर्म में दे रखा है, साथ में देखिए क्या बोल रहा है, इट इज़ टू बी इन्फर्ड फ्रॉम सर्कमस्टेंसेज ऑफ द केस एंड थिंग स्पोकन और रिटन और द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ डीलिंग में बी अकाउंटेड एज सर्कमस्टेंसेज ऑफ द केस। तो या तो नॉर्मल डीलिंग हो रही है या वर्ड कहे गए हैं या रिटन में लिखा गया है, इस तरीके से बोल रखा है। तो उस केस में आगे का जो पार्ट भी होता है वो भी इम्प्लाइड ही होता है, क्योंकि शुरू में ही इस तरीके से एग्रीमेंट पहले से ही हो चुका होगा। देखिए आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझ में आएगा। यहाँ पे क्या बोल रहा है, ए ओन से शॉप इन शिमला लिविंग हिमसेल्फ इन कलकत्ता। देखिए एक ही शॉप्स कहाँ थी, शिमला में थी, खुद कलकत्ता में रहता, एंड विजिटिंग द शॉप ओकेजनली, और कभी कभी ही शॉप पे ओकेजनली आता था। तो इसका मतलब क्या है, उसने किसी और पर्सन को अपॉइंट कर रखा था एज ए मैनेजर, जो कि सारा का सारा काम क्या कर सके, उसके बिहाफ पे काम कर सके। तो हम बोल सकते हैं कि ए क्या है, प्रिंसिपल है, और यहाँ पे देखिए जिसको अपॉइंट किया था वो था बी, वो एज एन क्या है, एजेंट है, याद रखना। और देखिए उसके बाद ये बोल रहा है कि बी जनरली क्या करता था, एक सी नाम के पर्सन से गुड्स मंगवाता था जिसके बारे में ए को भी नॉलेज थी। ठीक है, और जो भी पेमेंट करता था वो ए की नॉलेज से ही, ए के फंड में से ही पे करता था। आपको पता है कि बी मैनेज कर रहा है, तो जो भी पैसा आएगा एक तरीके से कैशियर के फॉर्म में काम कर रहा है, मैनेजर के फॉर्म में काम कर रहा है, तो जो भी सारा पैसा आएगा वो ए के बिहाफ पर बी के पास आएगा। तो बी की एक तरीके से क्या हो गई, इम्प्लाइड अथॉरिटी हो गई, क्योंकि ए को इसके बारे में फुल नॉलेज थी कि वो मेरे फंड में से क्या कर रहा है, सी से जो भी गुड्स ऑर्डर कर रहा है उसका पेमेंट कर रहा है, वो खुद की जेब से नहीं दे रहा,
वो ए को नॉलेज थी, तो एक तरीके से ए ने क्या कर रखी थी, अथॉरिटी दे रखी थी, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इम्प्लाइड अथॉरिटी। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि एक तरीके से वो ऑर्डिनरी कोर्स में डील हो रहा था और यहाँ पे ए को भी इसके बारे में नॉलेज थी। तो यहाँ पे ये बोल रहा है द शॉप इज मैनेज बाय बी एंड ही इज़ इन द हैबिट ऑफ ऑर्डरिंग गुड्स फ्रॉम सी इन द नेम ऑफ ए। तो वो क्या करता था, सी से गुड्स ऑर्डर करता था ए के नेम पे, फॉर द पर्पजेज ऑफ द शॉप एंड ऑफ पेइंग फॉर देम आउट ऑफ एज फंड विद एज नॉलेज। और आपको पता है कि वो ए के फंड से ही पे करता था, ए की नॉलेज के साथ, ए को इसके बारे में नॉलेज थी। तो बी हैज़ एन इम्प्लाइड अथॉरिटी फ्रॉम ए टू ऑर्डर गुड्स फ्रॉम सी इन द नेम ऑफ ए फॉर द पर्पजेज ऑफ द शॉप। तो इस केस में क्या बोल रहा है, बी के पास एक इम्प्लाइड अथॉरिटी है कि वो ए से ऑर्डर गुड्स कर सकता है, किसके बिहाफ पे, सी के बिहाफ पे, किसके बिहाफ पे, सॉरी सी के बिहाफ पे बोल रहा हूँ, ए के बिहाफ पे। वो क्या कर सकता है, सी से गुड्स ऑर्डर कर सकता है, बी क्या कर सकता है, सी से गुड्स ऑर्डर कर सकता है क्योंकि उसके पास इम्प्लाइड अथॉरिटी है, और वो किसके बिहाफ पे कर सकता है, ए के बिहाफ पे कर सकता है। तो यहाँ पे ये पार्ट आ गया। फिर देखिए दे रखा है एजेंसी बाय एस्टोपल, जिसका है सेक्शन 237। इसमें देखिए पढ़ के देखिए आपको पता चलेगा, लेकिन ज़्यादा समझ में नहीं आएगा क्योंकि आपको एग्जाम्पल के थ्रू ही पता चलेगा। देखिए बोल रहा है इफ़ ए पर्सन मेक्स ए रिप्रेजेंटेशन बाय हिज वर्ड्स और कंडक्ट टू ए थर्ड पर्सन दैट ए सर्टन पर्सन इज हिज एजेंट and the third party believing such representation to be true enters into a contact with the pretended agent। उसके बाद देखिए बोल रहा है देन द पर्सन मेकिंग द रिप्रेजेंटेशन इज प्रिवेंटेड फ्रॉम डिनाइंग द ट्रूथ ऑफ एजेंसी ही मे बी हेल्ड लायबल एज प्रिंसिपल बाय सच थर्ड पार्टी। देखिए यहाँ पे हम बोल सकते हैं ये पर्सन मेक्स ए रिप्रेजेंटेशन, तो यहाँ पे प्रिंसिपल की बात कर रहा है। अब प्रिंसिपल या तो अपने कंडक्ट के थ्रू या वर्ड के थ्रू क्या कर रहा है, थर्ड पर्सन को, टू ए थर्ड पर्सन दैट ए सर्टेन पर्सन इज इज एजेंट। तो आपको पता है कि वो रिप्रेजेंट करवा रहा है थर्ड पर्सन को कि एक सर्टेन पर्सन मेरा एजेंट है। तो थर्ड पर्सन एक तरीके से मान गया और उसके बेसिस पे उसने क्या कर दिया, कॉन्टेक्ट कर दिया। तो तब जाके आपको क्या बोल रहा है कि जो प्रिंसिपल है वो क्या होगा, लायबल होगा उस थर्ड पार्टी को। यहाँ पे यही नॉर्मल एग्जांपल दे रखा है। यहाँ पे देखिए एग्जांपल है, मैं आपको कर करा दूंगा, तो इसको मैं एक तरीके से आपको ब्रीफ में बता देता हूँ। यहाँ पे जनरली क्या बोल रहा है कि जेड एक प्रिंसिपल है। देखिए जेड एक प्रिंसिपल है ऐसा माना गया है, कह रहा है एक्स टेल्स वाई, एक्स वाई को ये बोल रहा है, एक्स टेल वाई इन द प्रेजेंस एंड विद इन द हियरिंग ऑफ जेड दैट ही इज जेड्स एजेंट। तो यहाँ पे देखिए एक तरीके से क्या बोल रहा है, एक्स वाई को बोल रहा है और जेड भी सामने था, और एक्स वाई को ये बोल रहा है कि वो किसका, जेड का एजेंट है। तो यहाँ पे आपको पता है कि जेड को एक तरीके से प्रिंसिपल ठहराया जा रहा है और एक्स को एजेंट माना जा रहा है। तो एक्स ये बोल रहा है वाई को कि वो जेड का एजेंट है। जेड डज नॉट कॉन्ट्राडिक्ट दिस स्टेटमेंट, जेड इसके अपोजिट गया ही नहीं एक तरीके से, और जेड ने ना हाँ करी ना करी, जेड ने कुछ बोला ही नहीं एक तरीके से, ऐसे बोल सकते हैं। तो एक तरीके से उसने अपना कंडक्ट दिखा दिया। आपको पता है कि अगर वो मना करना चाहता तो मना कर सकता था, लेकिन उसने मना नहीं करा। अब वाई इस तरीके से सहमत हो गया, उसको लगा कि यार जेड ही प्रिंसिपल है, तो उसने एक्स के साथ क्या कर दिया, एग्रीमेंट कर दिया। बाद में उसको पता चला कि जेड एक तरीके से क्या प्रिंसिपल नहीं था और यहाँ पर उसको नुकसान हो गया वाई को, तो उस केस में वाई क्या कर सकता है, जेड पर केस कर सकता है। अब देखिए एक तरीके से जेड क्या हो गया, प्रिटेंडेंट, एक तरीके से या हम बोल सकते हैं एक्स एक तरीके से क्या हो गया, प्रिटेंडेंट एजेंट हो गया। द थर्ड पार्टी बिलीविंग सच रिप्रेजेंटेशन टू बी ट्रू एंटर इनटू ए कॉन्टैक्ट विद द प्रिटेंडेंट एजेंट, जबकि वो एजेंट था ही नहीं। यहाँ पे देखिए एक तरीके से भी बोल सकते हैं एक्स टेल वाई इन द प्रेजेंस एंड विद द हियरिंग ऑफ जेड दैट ही जेड एजेंट, जेड डज नॉट कॉन्ट्राडिक्ट दिस स्टेटमेंट, लेटर ऑन वाई एंटर इनटू ए कॉन्टैक्ट विद एक्स बिलीविंग दैट एक्स इज जेड्स एजेंट। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मैंने उल्टा बोल दिया कि जेड एक तरीके से प्रिंसिपल नहीं था, यहाँ पे ये बोल सकते हो कि एक्स एजेंट नहीं था, तो एक्स ने खुद को प्रिटेंड किया एजेंट के फॉर्म में कि मैं क्या हूँ, जेड का एजेंट हूँ, जबकि एक्स रियल में जेड का एजेंट था ही नहीं। तो यहाँ पे यही बोल रहा है एक्स टेल वाई इन द प्रेजेंस एंड विद इन द हियरिंग ऑफ जेड दैट ही जेड्स एजेंट, जबकि वो रियल में जेड का एजेंट था ही नहीं। कौन, एक्स जेड का एजेंट था ही नहीं। जेड डज नॉट कॉन्ट्राडिक्ट दिस स्टेटमेंट, उसने उसका अपोज किया ही नहीं स्टेटमेंट का, और ना उसने हाँ करी ना करी। लेटर ऑन वाई एंटर इनटू ए कॉन्टैक्ट विद एक्स बिलीविंग दैट एक्स इज जेड एजेंट, तो उसके बाद क्या हो गया, एक तरीके से वाई एक्स के साथ कॉन्टैक्ट में एंटर हो गया, ये मानते हुए कि वो जेड का एजेंट है। इन सच ए केस जेड इज बाउंड बाय दिस कॉन्टैक्ट एंड इन ए सूट बिटवीन जेड एंड वाई जेड कैन नॉट बी परमिटेड टू रिप्रेजेंट दैट एक्स वाज नॉट हिज एजेंट। तो बाद में जेड केस में ये नहीं बोल सकता कि एक्स उसका एजेंट नहीं था, क्योंकि जेड अगर चाहता तो उस वक्त ही मना कर सकता था, लेकिन जेड ने वहाँ पर कुछ बोला ही नहीं। तो इस केस में आपको पता है कि जेड चाहे एक तरीके से एक्चुअल प्रिंसिपल नहीं हो, या हम बोल सकते हैं कि एक्स का वो या एक्स एक तरीके से एक्चुअल एजेंट नहीं हो, तब भी हम क्या बोलेंगे कि जेड पर केस किया जा सकता है, और वाई को जो भी लॉस हुआ है वो किससे रिकवर करेगा, जेड से रिकवर करेगा ही करेगा। तो यहाँ पे बोल रहा है जेड कैन नॉट बी परमिटेड टू रिप्रेजेंट दैट एक्स वाज नॉट हिज एजेंट इवन दो एक्स वाज नॉट एक्चुअली हिज एजेंट। इवन दो आपको पता है कि एक्स एक्चुअल में जेड का एजेंट है नहीं, फिर भी उसको मना नहीं किया जा सकता, और एक तरीके से जेड को प्रिंसिपल के फॉर्म में और एक्स को एजेंट के फॉर्म में माना जाएगा, और वाई को जो भी लॉस हुआ उसके लिए जेड लायबल रहेगा ही
रहेगा। यहाँ पे यही दे रखा है, इसे बोलते हैं हम एजेंसी बाय एस्टोपल। अब देखिए जब आप देखते हो एजेंसी ऑफ होल्डिंग आउट या एजेंसी बाय होल्डिंग आउट, तो सेम ये एस्टोपल की तरह ही आपको लगती है, लेकिन इसमें थोड़ा सा केस हल्का सा अलग हो जाता है। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, सच एन एजेंसी कम्स इनटू एग्जिस्टेंस व्हेन ए पर्सन बाय हिज पास्ट अफर्मेटिव और पॉजिटिव कंडक्ट लीड्स दैट थर्ड पर्सन टू बिलीव दैट पर्सन डूइंग सम एक्ट ऑन हिज बिहाफ इज डूइंग विद द ऑथोरिटी। अब देखिए जब भी आप क्या करते हो, एग्जाम्पल कवर करते हो, तब जाके आपको पूरे पॉइंट समझ में आते हैं। तो एक बार एग्जाम्पल कवर कर लेते हैं, फिर वापस से इसको पढ़ते हैं, जिससे आपको पूरा पॉइंट समझ में आ जाएगा। तो देखिए एग्जाम्पल में क्या कह रखा है, देखिए यहाँ पे दे रखा है एक्स अलाउज वाई हिज सर्वेंट टू परचेज गुड्स फॉर हिम ऑन क्रेडिट फ्रॉम जेड। तो यहाँ पे देखिए ये बोल रहा है कि एक्स ने अपने सर्वेंट वाई को अलाउ किया कि वो जेड से गुड्स खरीद ले। तो एक्स क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया, वाई क्या हो गया, एजेंट हो गया। ठीक, ऐसे मैं लिख लेता हूँ, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जेड क्या हो गया, एक तरीके से थर्ड पार्टी हो गया, टी लिख देता हूँ, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। फिर देखिए क्या बोल रहा है, एंड लेटर ऑन पेज फॉर देम। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि एक्स ने वाई को अपॉइंट किया कि वो जेड से जाके क्या खरीदे, जो भी देखो मान के चलिए सब्जी खरीदने का काम है, कोई भी पर्टिकुलर चीज़ें खरीदने का काम है, वो जेड से आप खरीद लेना। और देखिए आप अब जेड को भी एक तरीके से पता है कि एक्स प्रिंसिपल है, तो जो भी ड्यू अमाउंट है वो एक्स क्या करेगा, बाद में पे कर देगा। मतलब एक तरीके से उधार ट्रांजैक्शन हो रहा है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। तो पास्ट अफर्मेटिव केस या पॉजिटिव कंडक्ट पता है, किसको पता है, जेड को भी पता है और एक्स को भी पता है और वाई को भी पता है। तो वाई क्या कर रहा है, एक्स के ब्याह पर जेड से गुड्स खरीद रहा है। वन डे एक्स पेज कैश टू वाई टू परचेज गुड्स। तो एक दिन क्या करा, एक्स ने वाई को कैश पे कर दिया, क्या दे दिया, कैश पे कर दिया कि भाई ये कैश ले और ये सब्जियां या जो भी गुड्स है वो कैश में खरीद लेना। लेकिन वाई ने क्या कर दिया, उसको मिस एप्रोप्रिएट कर दिया, ये बोल रहा है कि गुम कर दिया। यहाँ पे ये दे रखा है वाई मिस एप्रोप्रिएट्स द मनी एंड परचेजेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम जेड। या हम बोल सकते हैं कि वाई ने उसका अपने लिए यूज़ कर लिया और जो जेड से फिर उधार खरीद लिया, क्या खरीद लिया, जैसे वो पहले खरीदता था, जो पास्ट कंडक्ट होते थे या पॉजिटिव कंडक्ट होते थे उस अकॉर्डिंग क्या कर दिया, वाई ने जेड से उधार खरीद लिया। अब देखिए क्या बोला, जेड कैन रिकवर द प्राइस ऑफ हिज गुड्स फ्रॉम एक्स बिकॉज एक्स हैड हेल्ड आउट जेड एज हिज एजेंट ऑन अर्लियर ओकेजन। तो आपको पता है कि पिछले ओकेजन पे एक्स एक तरीके से क्या था, प्रिंसिपल था, और वाई क्या था, एजेंट था। बिकॉज एक्स हैड हेल्ड आउट एट जेड एज हिज एजेंट ऑन अर्लियर ओकेजन। ठीक, देखिए यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक है, यहाँ पे आप बोल सकते हैं एक्स हैड हेल्ड आउट वाई एज हिज एजेंट ऑन अर्लियर ओकेजन्स। तो आपको पता है कि एक्स ने पुराने ओकेजन्स पे वाई को एक तरीके से क्या एजेंट के फॉर्म में अपॉइंट कर रखा था, वाई एज हिज एजेंट। तो आपको पता है कि एक्स के बिहाफ पर वाई एजेंट के फॉर्म में पुराने ओकेजन्स पे काम कर रहा था। तो उस केस में आपको पता है कि अगर एक्स ने वाई को कैश भी दे दिया और वाई ने अगर जेड को वो कैश पे नहीं करा, तो जेड बाद में एक्स से रिकवर कर सकता है। जेड यही बोलेगा, मुझे थोड़ी पता था कि एक्स कैश लेके आ रहा है, वाई कैश लेके आ रहा है। वाई तो बीच में क्या कर सकता है, कैश को अपने लिए यूज़ भी कर सकता है, गड़बड़ भी कर सकता है और अपने पास भी रख सकता है। तो जेड तो क्या बोलेगा, मैं तो आपसे ही लूँगा। तो इस केस में प्रिंसिपल ही लायबल होगा। ठीक है, तो इस केस में आपको पता है कि यहाँ पे एक एजेंसी क्रिएट हो गई एक्स और वाई के बीच में। तो हम बोल सकते हैं कि एक्स अब एक तरीके से लायबल होगा जो भी थर्ड पार्टी को लॉस हो रहा है उसके लिए। तो यहाँ पर यही पार्ट आ गया। तो यहाँ पे याद रखना ये वाई कर दूंगा मैं, जिससे एक तरीके से आपको सही लगेगा पार्ट। फिर देखिए यहाँ पे बोल रहा है सी एजेंसी बाय नेसेसिटी कंडीशन सेक्शन 189। देखिए इसमें एक एग्जांपल के थ्रू आपको कवर कराता हूँ, सिंपल सा पार्ट है कि जैसे एक एक एक्स पर्सन है, उसने क्या करा, हम बोल सकते हैं कि जयपुर में उसका स्टॉक था, वो उसने ट्रांसपोर्टर के थ्रू दिल्ली में भेजा। ठीक है, अब जयपुर से दिल्ली वो जा रहा है, तो रास्ते में जो ट्रांसपोर्ट के थ्रू भेजा उस ट्रांसपोर्टर का क्या हो गया, एक्सीडेंट हो गया। और जो गुड्स भेजे थे वो थे वेजिटेबल्स, और आपको पता है कि वो पेरिशेबल थे, ख़राब होने वाले थे। तो ट्रांसपोर्टर ने वहीं पर क्या कर दिया, गुड्स को बेच दिया क्योंकि वो ख़राब हो जाते। तो जब एक्सीडेंट हुआ उसके बाद जैसे गुड्स जो बच गए थे ट्रांसपोर्टर ने वहीं पर बेच दिया। तो उस केस में आपको पता है कि ट्रांसपोर्टर एक तरीके से एजेंट के फॉर्म में हो गया एक्स के। तो एक्स हो गया प्रिंसिपल और ट्रांसपोर्टर हो गया एजेंट। तो यहाँ पर भी एक एजेंसी क्रिएट हो गई जो नेसेसिटी के फॉर्म में क्रिएट हो गई। यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि एक नॉर्मल पर्सन दिमाग लगा के काम करता, तो उसको पता है कि जो गुड्स हैं वो ख़राब हो जाएंगे, अगर वो वापस से क्या करेगा, उसको लोड करेगा और दिल्ली में लेके आ जाएगा, बिल्कुल ख़राब हो जाएंगे क्योंकि बीच में एक्सीडेंट हो गया, उसको ट्रांसपोर्टर को कुछ चोट या लग गई है मान के चलिए। तो जो ट्रांसपोर्टर के पर्सन थे, ऑथोराइज पर्सन थे, उन्होंने क्या कर दिया, वेजिटेबल्स को बेच दिया। तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, जो ट्रांसपोर्टर कंपनी है और जो एक्स है उसके बीच में प्रिंसिपल और एजेंट का अपने आप पार्ट बन जाएगा। तो यहाँ पे बोल रहा है देयर वाज एन एक्चुअल एंड डिफाइनेट नेसेसिटी फॉर एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ट्रांसपोर्टर को नेसेसिटी थी क्योंकि उसको प्रिंसिपल के बिहाफ पे एजेंट के फॉर्म में काम करना पड़ गया। द एजेंट वॉज नॉट इन पोजिशन टू कम्युनिकेट विद द प्रिंसिपल, और वो प्रिंसिपल के साथ कम्युनिकेट भी नहीं कर पाया हो, तब जाके एक तरीके से क्या है, एजेंसी बाय नेसेसिटी आती है।
द एक्ट वॉज डन फॉर द पर्पज ऑफ प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ हिज प्रिंसिपल। तो आपको बताया कि प्रिंसिपल को तो पूरा ही नुकसान हो जाता, तो ट्रांसपोर्टर ने एक तरीके से क्या करा, उसका कुछ लॉस होने से बचा दिया। द एजेंट हैज़ एक्सरसाइज सच रीजनेबल केयर एज ए मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस वुड हैव एक्सरसाइज इन हिज ओन केस। तो ये बोल रहा है कि अगर एजेंट का खुद का गुड्स होता तो वो क्या करता, वो भी बेचने का काम करता, क्योंकि उसको भी पता है कि उसका नुकसान हो जाता। तो उस केस में ट्रांसपोर्टर भी क्या कर रहा है, एजेंट के फॉर्म में ही काम कर रहा है, और वो यही सोच के कर रहा है कि अगर मेरा गुड्स होता तो मेरा भी नुकसान हो सकता था। उसी तरीके से बोल रहा है कि जो एक्ट होना चाहिए वो बोनाफाइड होना चाहिए, मतलब वेरीफाइबल होना चाहिए। ये नहीं कि ट्रांसपोर्टर ने बोल दिया कि एक्सीडेंट हो गया, ऐसे ही अफवाह फैला दी, जबकि ट्रांसपोर्टर का कोई भी एक्सीडेंट नहीं हुआ था। वो तो एक तरीके से अपना बेनिफिट करना चाहता था, तो उसने ऐसे बोल दिया कि मैंने तो लॉस पे बेच दिया, मैंने कम पे बेच दिया क्योंकि आपका नुकसान होने वाला था, एक्सीडेंट हो गया। ऐसा नहीं है, वो एक तरीके से बोनाफाइड होना चाहिए, वेरीफाइबल होना चाहिए, यानी एक्चुअल ट्रांजेक्शन होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल में ये बोल रखा है, एक्स कंसाइंड सम वेजिटेबल फ्रॉम दिल्ली टू बॉम्बे बाई ट्रक। द ट्रक मैट विद एन एक्सीडेंट, द वेजिटेबल बीइंग पेरिशेबल वर सोल्ड बाय द ट्रांसपोर्टर। देखिए यहाँ पे बोल दिया कि वेजिटेबल क्या थे, पेरिशेबल थे, खराब होने वाले थे, तो उस केस में ट्रांसपोर्टर ने क्या कर दिया, उसको बेच दिया। दिस सेल इज बाइंडिंग ऑन एक्स। तो ये सेल किस पे बाइंडिंग होगी, एक्स पे बाइंडिंग होगी। इन दिस केस द ट्रांसपोर्टर बिकम एन एजेंट बाय नेसेसिटी। तो आपको पता है कि एजेंट अपने एक्ट से प्रिंसिपल को बाइंड कर सकता है, तो यहाँ पे यही दे रखा है। फिर देखिए आपका लास्ट पार्ट दे रखा है एजेंसी बाय रेटिफिकेशन, जो इससे रिलेटेड है, लेकिन इसमें भी थोड़ा टिपिकल पार्ट है, क्योंकि इसमें मैंने मोड ऑफ रेटिफिकेशन भी कवर किए हैं और एसेंशियल जो एलिमेंट है वैलिड रेटिफिकेशन के वो भी कवर किए। तो ये भी आज ही की वीडियो में कवर कर लेंगे। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है मीनिंग में, इफ ए पर्सन विच प्रिटेंडेड एजेंट acts on behalf of another person with the principal, the pretended agent acts without the knowledge or consent of the principal and afterward the principal accepts such act। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक तरीके से जो एजेंट है, जो प्रिटेंड कर रहा है कि वो प्रिंसिपल का एजेंट है, तो वो प्रिंसिपल के बिहाफ पे एक तरीके से काम कर रहा है, लेकिन रियल में वो एजेंट नहीं है, ये बोल रहा है। तो प्रिटेंडेंट जो भी एजेंट है, बिना प्रिंसिपल की कंसेंट के या उसकी नॉलेज के कोई काम कर लेता है, लेकिन बाद में प्रिंसिपल उसको क्या करता है, एक्सेप्ट कर लेता है। तो जैसे ही उसने एक्ट किया है, जैसे ही प्रिटेंडेंट एजेंट ने एक्ट किया है, तब से ही वो एक तरीके से अप्रूव माना जाएगा, जिसे बोलते हैं रेटिफिकेशन। रेटिफिकेशन जब भी अप्रूव होता है तो वो पास्ट से होता है, यानी पीछे की डेट से होता है। तो यहाँ पे यही बोल रखा है, देन एजेंसी बाय रेटिफिकेशन कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। देखिए इफेक्ट ऑफ रेटिफिकेशन बोल रखा है, और एग्जाम्पल के थ्रू आपको अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा। देखिए क्या बोल रहा है, द प्रिंसिपल इज बाउंड बाय द एक्ट्स रेटिफाइड बाय हिम एज इफ सच एक्ट्स हैड बीन परफॉर्म बाय हिज अथॉरिटी। इसका मतलब क्या है कि पिछली जो बैक डेट से रेटिफाई किया है, तो ये मान के चल रहे हैं कि प्रिंसिपल भी उस एक्ट से बाउंड होगा, और अगर जो भी लॉस हुआ है थर्ड पार्टी को, उसके लिए प्रिंसिपल ही लायबल होगा, क्योंकि उसने उस एक्ट को रेटिफाई किया है, जो कि एक पर्सन ने किया है, जो कि एक एजेंट है, जो प्रिटेंड कर रहा था, जो रियल में एजेंट नहीं था, लेकिन वो प्रिटेंड कर रहा था। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है, रेटिफिकेशन रिलेट्स बैक टू द एक्चुअल डेट ऑफ द एक्ट दैट इज रेटिफाइड एंड नॉट फ्रॉम द डेट व्हेन द प्रिंसिपल रेटिफाइड द एक्ट। तो आपको पता है कि देखिए एक एक्ट कर लिया गया 1/5 को, जिसको प्रिंसिपल ने रेक्टिफाइड किया कब, 31/5 को, 31 मई को। तो उस केस में क्या बोल रहा है कि ये वाला डेट नहीं माना जाएगा, ये 1/5 की डेट मानी जाएगी जब एक्चुअल में एक्ट हुआ है, न कि प्रिंसिपल ने जब रेक्टिफाई किया है। तो ये वाला पार्ट नहीं माना जाएगा, ये वाला पार्ट माना जाएगा जब से एक्चुअल डेट ऑफ एक्ट हुई है। तो ये बोल रहा है रेटिफिकेशन किससे रिलेटेड होता है, बैक से रिलेटेड होता है, रिलेट बैक्स टू द एक्चुअल डेट ऑफ एक्ट। तो वो पीछे से रिलेट होता है, पास्ट से रिलेट होता है। तो यहाँ पे बोल रहा है, हैंस द एजेंसी इज डीम्ड टू हैव कम इनटू एग्जिस्टेंस फ्रॉम द टाइम when the agent first acted and not from the time when the principal ratified the act। तो जब एजेंट ने फर्स्ट एक्ट किया तो वो कब किया, 1/5 को एक्ट किया, ना कि 31/5 को। 31/5 को तो प्रिंसिपल ने उसको रेटिफाई किया। तो उस केस में आपको पता है कि एजेंट ने कब प्रिटेंडेंट होके एक तरीके से काम किया, 1/5 को काम करा, 1 मई को काम किया। तो यहाँ पे यही बोल रखा है एग्जाम्पल में कि एक्स द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ कंपनी विदाउट प्रायर अथॉरिटी फ्रॉम द कंपनी एक्सेप्टेड एन ऑफर मेड बाय वाई ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी। अब देखिए क्या कर रहा है, एक्स एक मैनेजिंग डायरेक्टर है कंपनी का, उसने कंपनी की बिना किसी अथॉरिटी के या कंपनी की बिना किसी नॉलेज के एक ऑफर एक्सेप्ट कर लिया वाई से, ठीक है, ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी, ऑफर मेड बाय वाई ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी, ठीक। वाई लेटर ऑन रिवोक द ऑफर बट द कंपनी रेटिफाइड एक्स एक्सेप्टेंस। तो देखिए क्या बोल रहा है, वाई ने उसके बाद ऑफर को क्या कर दिया, रिवोक कर लिया, वापस ले लिया, कैंसिल कर लिया जो सामने वाले पर्सन ने। लेकिन जो एक्स की कंपनी है उसने एक्स की एक्सेप्टेंस को क्या कर दिया, रेटिफाई कर दिया। एक्स ने जो वाई के अगेंस्ट ऑफर एक्सेप्ट किया था एक तरीके से, या हम बोल सकते हैं कि एक्स ने क्या करा, जो वाई से ऑफर एक्सेप्ट किया था वो बाद में कंपनी ने रेटिफाई कर दिया। तो उस केस में एक्स ने कब एक्ट किया था, शुरू में। तो यह बोल रहा है, इट वाज हेल्ड दैट वाई इज बाउंड बाय रेटिफिकेशन बिकॉज रेटिफिकेशन रिलेटेड बैक टू द टाइम्स ऑफ एक्स एक्सेप्टेंस।
तो इस केस में बोल रहा है कि वाई क्या होगा, बाउंड होगा रेटिफिकेशन से, बिकॉज रेटिफिकेशन रिलेटेड बैक टू द टाइम ऑफ एक्स एक्सेप्टेंस। अब देखिए इसके बाद दे रखा है आपको मोड ऑफ रेटिफिकेशन, जिससे आपको और अच्छे ढंग से और भी एग्जांपल समझ में आ जाएंगे, क्योंकि मैंने और भी एग्जांपल कवर किए हैं। सेक्शन 197 है, क्या बोल रहा है, रेटिफिकेशन में बी एक्सप्रेस और मे बी इम्प्लाइड बाय द कंडक्ट ऑफ द पर्सन ऑन हुज बिहाफ द एक्ट्स आर डन। तो आपको पता है कि प्रिंसिपल के बिहाफ पे जो एक्ट किए जा रहे हैं, तो उसने क्या कर दिया, उसको रेटिफाइड कर दिया। तो एक्सप्रेसली क्या होगा या इम्प्लाइडली क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए एक तरीके से इम्प्लाइडली दे रखा है, एक्सप्रेसली तो नहीं कर रखा है, इम्प्लाइडली दे रखा है। कैसे, ए विदाउट ऑथोरिटी बाय गुड फॉर बी। तो ए क्या कर रहा है, बिना किसी ऑथोरिटी के बी से गुड्स खरीद रहा है, ठीक। ए विदाउट ऑथोरिटी बाइज गुड्स फॉर बी, बी से गुड्स नहीं खरीदा, बी के लिए खरीद रहा है। तो यहाँ पे बी क्या एक प्रिंसिपल हो गया और एक तरीके से क्या हो गया, एजेंट हो गया, ये मान लिया गया है। अब ये कैसे माना जाएगा, बाद में रेटिफिकेशन के थ्रू, अभी नहीं माना गया, याद रखना रेटिफिकेशन के थ्रू माना जाएगा। तो रेटिफिकेशन कैसे हुआ कि देखिए आपको पता है कि ए बी के बिहाफ पे गुड्स खरीद रहा है, अब बी के पास वो गुड्स आ चुके हैं, बी ने क्या कर दिया, वो गुड्स सी को बेच दिया। तो इस केस में आपको पता है कि बी ने जैसे ही ये परफॉर्मेंस की है और सी को क्या कर दिया, गुड्स सेल कर दिया, सी को गुड्स सेल कर दिया। तो इस केस में आपको पता है कि वो जो एक्ट था ए का वो रेटिफाई हो चुका है। आफ्टरवर्ड बी सेल्स देम टू सी ऑन हिज ओन अकाउंट, बीज कंडक्ट इम्प्लाई रेटिफिकेशन ऑफ द परचेजेस मेड फॉर हिम बाय ए। बी के जो कंडक्ट था, तो आपको पता है कि बी का कंडक्ट क्या था कि उसने सी को माल बेच दिया। तो उस केस में आपको पता है कि ए को रेटिफिकेशन मिल गई है और एक तरीके से वो एजेंट मान लिया गया है। अब हम बोल सकते हैं कि जब भी सी को माल बेचा गया या किसी भी पर्सन से माल खरीदा गया, एजेंट ने जिस भी पर्सन से माल खरीदा है, किसी सप्लायर से खरीदा है, अगर कोई भी डिफ़ॉल्ट रहता है तो उसके लिए लायबल कौन रहेगा, प्रिंसिपल ही लायबल रहेगा, क्योंकि बी ने क्या कर दिया, उस गुड्स को आगे बेच दिया। तो एक तरीके से बी ने आगे कुछ भी कंडक्ट को करके रेटिफाई कर दिया था पिछले पार्ट को, ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अगला एग्जांपल क्या दे रखा है। अब देखिए इसमें बोल रहा है ए विदाउट एस ऑथोरिटी लैंड्स बीज मनी टू सी। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं, देखिए अभी कोई एजेंसी का पार्ट नहीं है, लेकिन बाद में रेटिफिकेशन के थ्रू आ जाएगा। ए ने बिना किसी ऑथोरिटी के बी की जो मनी है उसको क्या कर दिया, सी को दे दिया। तो हम बोल सकते हैं कि जो बी का अमाउंट था वो ए के पास था, मनी पड़ी है, और ए ने क्या कर दिया, बिना बी की परमिशन के वो सी को दे दिया। आफ्टरवर्ड बी एक्सेप्ट इंटरेस्ट ऑन द मनी फ्रॉम सी। अब देखिए आपको पता है कि सी को लोन दिया गया है, उस पर जो इंटरेस्ट का पार्ट अराइज होगा वो क्या कर रहा है, बी ले रहा है सी से। तो इस केस में आपको पता है कि बी ने जैसे ही इंटरेस्ट का पार्ट लेना चालू कर दिया, लोन की जो रीपेमेंट है वो लेना चालू कर दी, तो उस केस में उसने बाद में एक्ट को रेटिफाई करवा दिया है। किसने, बी ने, प्रिंसिपल ने, अपने कंडक्ट के थ्रू। बी को सी का इंटरेस्ट एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहिए था अगर वो रेटिफाई नहीं करवाना चाहता था। तो यहाँ पे ये बोल रहा है आफ्टरवर्ड बी एक्सेप्ट इंटरेस्ट ऑन मनी फ्रॉम सी। तो इसका मतलब बी ने रेटिफाई करा दिया, क्योंकि बी ने सी से इंटरेस्ट एक्सेप्ट कर दिया। तो बीज कंडक्ट इम्प्लाई रेटिफिकेशन ऑफ द लोन। तो इस केस में आपको पता है कि जो लोन का पार्ट है वो रेटिफाई हो गया, कि जो ए ने क्या करा, बिना बी की परमिशन के सी को लोन दिया था, तो वो एक तरीके से रेटिफाई हो गया, वो अप्रूव हो चुका है। क्या हो गया, अप्रूव हो चुका है, क्योंकि जो सी का इंटरेस्ट था, लोन का जो इंटरेस्ट बन रहा था, वो बी ने एक्सेप्ट कर लिया। अगर बी एक्सेप्ट ही नहीं करता तो वो रेटिफाई नहीं होता। तो बाद के किसी कंडक्ट के थ्रू रेटिफाई हो रहा है। तो याद रखना कि वो पर्सन कौन है जो रेटिफाई कर रहा है, एक प्रिंसिपल रेटिफाई कर रहा है अपने कंडक्ट के थ्रू या अपने एक्ट के थ्रू। तो यहाँ पे आपको पता है कि वो अपने कंडक्ट के थ्रू रेटिफाई कर रहा है, तो एक्सप्रेस भी हो सकता है और इम्प्लाइड भी हो सकता है। अब देखिए एसेंशियल क्या दे रखे हैं, फुल नॉलेज, सेक्शन 198, नो वैलिड रेटिफिकेशन कैन बी मेड बाय अ पर्सन हुज नॉलेज ऑफ द फैक्ट ऑफ द केस इज मैटेरियल डिफेक्टिव। इन अदर वर्ड्स द प्रिंसिपल मस्ट हैव फुल नॉलेज ऑफ ऑल द मैटेरियल फैक्ट्स। तो यहाँ पे बोल रहा है कि प्रिंसिपल को सारी की सारी नॉलेज होनी चाहिए थी मैटेरियल फैक्ट्स के बारे में। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, देखिए फॉर एग्जाम्पल मैं बोल सकता हूँ कि एक्स ने, मान के चलिए, वाई को इंस्ट्रक्ट किया कि यार मेरे को जो मुंबई है, मुंबई में आपको पता है कि रेंट वैसे ही ज़्यादा रहता है, तो ये बोल रहा है कि कुछ भी किराए पे एक मकान ढूंढ के दे देना जिसका रेंट क्या हो, सही सही हो। अब देखिए क्या हुआ कि एक्स ने वाई को इंस्ट्रक्ट किया, तो वाई ने क्या करा, अपना हाउस ही किराए पे दे दिया। अब ये एक्स को पता नहीं था, ये एक्स को पता नहीं था, और हायर रेंट पे दे दिया। किस पे दे दिया, हायर रेंट पे दे दिया। तो देखिए एक्स को बाद में इसके बारे में पता चला, तो जैसे ही इसके बारे में पता चला होगा तो वो उसको रेटिफाई नहीं करवा पाएगा, तो वैलिड रेटिफिकेशन का पार्ट नहीं बनेगा। इन अदर वर्ड्स द प्रिंसिपल मस्ट हैव फुल नॉलेज ऑफ ऑल द मैटेरियल फैक्ट। तो इस केस में क्या बोल रहा है कि जो एक्स है उसने किसको अपॉइंट किया, एजेंट को अपॉइंट किया, यानी प्रिंसिपल ने एजेंट को। तो प्रिंसिपल बाद में उसको रेटिफाई नहीं करवा पाएगा, क्योंकि उसको फुल नॉलेज इसके बारे में होनी चाहिए थी कि वो मकान वाई का ही था और उससे हायर रेंट लिया गया है। तो यहाँ पे गलती किसकी है, एक्स की, क्योंकि एक्स ने यहाँ पे मैटेरियल फैक्ट पता नहीं करे, तो वो बाद में रेटिफाई नहीं कर सकता। जब उसको पता चला कि यार ये तो मकान वाई का है, तो वो बाद में रेटिफाई नहीं करवा सकता। अब देखिए होल ट्रांजैक्शन, इट मस्ट बी डन फॉर होल ट्रांजैक्शन। इन फैक्ट रेटिफिकेशन ऑफ द पार्ट ऑफ ए ट्रांजैक्शन ऑपरेट एज ए रेटिफिकेशन ऑफ द होल ट्रांजैक्शन। तो यहाँ पे एग्जांपल क्या हो सकता है,
देखिए जैसे मैं एग्जांपल के फॉर्म में बोल सकता हूँ कि एक्स ने बिना वाई की ऑथोरिटी के 100 कॉटन बेल्स क्या है किसी पर्टिकुलर सप्लायर से मंगा लिए। एक्स ने किसी सप्लायर से, याद रखना, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ 100 कॉटन बेल्स ये मंगा लिए। अब देखिए एक्स ने बिना वाई की ऑथोरिटी के, तो वाई क्या है, प्रिंसिपल है, और एक्स क्या है, एजेंट है। तो एक्स ने बिना वाई की परमिशन के क्या कर दिया, सप्लायर से 100 कॉटन बेल्स मंगा लिए। अब देखिए इसमें वाई क्या बोल रहा है कि मैं तो सिर्फ 60 कॉटन बेल ही एक्सेप्ट करना चाहता हूँ। तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, पूरा का पूरा ट्रांजेक्शन रेटिफाई हो सकता है, आधा अधूरा नहीं हो सकता। तो वाई जो प्रिंसिपल है वो आधे पार्ट को रेटिफाई है, या हम बोल सकते हैं कि जो 100 पूरा पार्ट है उसको रेटिफाई करना पड़ेगा, न कि 60 कॉटन बेल्स, 70 कॉटन बेल्स, 80 कॉटन बेल्स, इसको वो रेटिफाई नहीं करवा सकता। वो ये नहीं बोल सकता कि मैं तो 60 कॉटन बेल्स लेने के तैयार हूँ, 70 80 के लिए तैयार हूँ, उसको रेटिफाई करवाना पड़ेगा, तो पूरा करवाना पड़ेगा। ठीक है। अब देखिए आपको पता है कि सप्लायर अगर सपोज करो कि रेटिफाई नहीं करवा पाया, तो उस केस में आपको पता है कि सप्लायर क्या है, वाई को लायबल ठहराएगा, और वाई बाद में क्या करेगा, एक्स पे केस कर लेगा और एजेंट से पैसा ले लेगा, क्योंकि एक्स ने बिना अथॉरिटी के एक तरीके से क्या कर लिया, या बिना वाई की परमिशन के 100 कॉटन बेल्स मंगवा लिए सप्लायर से। तो सप्लायर को तो पैसा मिलना चाहिए, तो वो कौन देगा, प्रिंसिपल देगा, और प्रिंसिपल बाद में किससे ले लेगा, एजेंट से ले लेगा। लेकिन जहाँ पे रेटिफिकेशन हो गया तो वहाँ पे आपको पता है कि एक तरीके से एजेंसी का पार्ट क्रिएट हो चुका है, और यहाँ पे फिर लायबल नहीं ठहराया जा सकता, यानी एजेंट को लायबल नहीं ठहराया जा सकता है। तो होल ट्रांजेक्शन का पार्ट होना चाहिए, यहाँ पे यही बोल रहा है। फिर देखिए बोल रहा है no damage to third party, an act which has the effect of subjecting a third person to damages or of terminating any right or interest of a third person cannot be ratified। देखिए इसमें भी एग्जाम्पल के थ्रू कवर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए थर्ड पर्सन के जो इंटरेस्ट उसको नुकसान हो रहा है किसी पर्टिकुलर एक्ट के थ्रू, तो ऐसा नहीं हो सकता और उसको रेटिफाइड नहीं करवाया जा सकता है, यानी प्रिंसिपल रेटिफाई नहीं करवा सकता, और ये नहीं कि थर्ड पर्सन को उससे नुकसान हो रहा है। यहाँ पे देखिए ऐसा हो गया कि मान के चलिए एक्स ने वाई से क्या करा, लीज पे कोई प्रॉपर्टी ली, यानी रेंट पे ली, एक तरीके से लीज रेंट पे। तो यहाँ पे एक तरीके से ये भी डिसाइड हुआ कि जो वाई ओनर है वो 3 महीने का नोटिस देगा, तब जाके एक तरीके से क्या होगी, लीज टर्मिनेट हो सकती है। तो यहाँ पे देखिए एक पर्सन था जेड, जिसने क्या कर दिया, एक्स को पहले ही नोटिस दे दिया। तो आपको पता है कि जेड की कोई अथॉरिटी नहीं है। ठीक। अब बोल रहा है कि बाद में वाई उसको रेटिफाई कर रहा है। तो हमने यही पढ़ा कि रेटिफिकेशन का मतलब क्या है, पास्ट जो एक्ट होते हैं एक तरीके से उसके थ्रू या कंडक्ट के थ्रू हम बोल सकते हैं कि बाद का पर्सन क्या कर रहा है, रेटिफाई करवा रहा है। तो यहाँ पे जेड तो कोई ऐसा पर्सन ही नहीं है, और आपको पता है कि सामने वाले को नुकसान हो रहा है क्योंकि उसने तो एग्रीमेंट कर लिया था। अब अगर वाई क्या करेगा, 3 महीने का टर्मिनेशन का नोटिस देगा, तब जाके ही एक्स को फ्लैट खाली करना पड़ेगा। एक्स को क्या करना पड़ेगा, फ्लैट खाली करना पड़ेगा। जेड कौन पर्सन होता है जो एक तरीके से क्या कर रहा है, 3 महीने का नोटिस दे रहा है। तो जेड कोई ऐसा पर्सन है ही नहीं, क्योंकि आपको पता है कि इससे थर्ड पार्टी को नुकसान होगा। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि वाई जो प्रिंसिपल है वो बाद में रेटिफाई नहीं कर सकता, ओनर जो है वो रेटिफाई, जेड के एक्ट को वो रेटिफाई नहीं कर सकता। जेड ने जो 3 महीने का नोटिस दिया है उस एक्ट को वाई रेटिफाई नहीं करवा सकता, क्योंकि उससे जो थर्ड पार्टी है उसको नुकसान हो रहा है। फिर देखिए क्या बोल रहा है, एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ अनदर पर्सन, द एक्ट डन बाय अ पर्सन दैट इज प्रिटेंडेड एजेंट ऑन बिहाफ ऑफ अनदर पर्सन दैट इज प्रिटेंडेड प्रिंसिपल कैन ओनली बी रेटिफाइड। तो इसका मतलब क्या है, एजेंट भी प्रिटेंडेंट होना चाहिए और जो प्रिंसिपल है वो भी प्रिटेंडेंट होना चाहिए, तब जाके ही वो रेटिफाइड करवाया जा सकता है। तो इसमें आपने बहुत सारे ऊपर एग्जाम्पल कवर किए जिसमें आपको बताया कि वो प्रिटेंडेंट ही थे। यहाँ पे आपको पता है कि ए विदाउट एस ऑथोरिटी लैंड्स बीज मनी टू सी, तो आपको पता है कि ए बिना किसी ऑथोरिटी के बी के मनी को सी को दे देता है। बाद में क्या करता है, सी उस पर जैसे इंटरेस्ट का पेमेंट करता है और बी क्या करता है, उसको एक्सेप्ट कर लेता है। तो बी ने बाद में उसको रेक्टिफाई कर लिया। तो शुरू में एक तरीके से क्या थे, वो प्रिटेंडेंट पार्ट बना रहे थे। आपको पता है कि ए एजेंट नहीं था एक्चुअल, और बी एक्चुअल प्रिंसिपल नहीं था, लेकिन बाद में बी एक तरीके से प्रिंसिपल बन गया और ए बी क्या बन गया, एजेंट बन गया। तो ये वाला पार्ट ही है। फिर देखिए उसके बाद बोल रखा है कि बाय द प्रिंसिपल रेटिफिकेशन कैन बी मेड बाय ओनली सच पर्सन फॉर हुम द एक्ट वाज डन। तो आपको पता है कि रेटिफिकेशन हमेशा प्रिंसिपल कर सकता है। एग्जिस्टेंस ऑफ प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल मस्ट बी इन एग्जिस्टेंस एट द टाइम व्हेन द एक्ट वाज डन इन हिज नेम। तो आपको पता है कि जब उसके नाम पर एक्ट किया गया था, रेटिफिकेशन की बात नहीं कर रहा, जब एक्ट किया गया था उस वक्त प्रिंसिपल का अस्तित्व होना चाहिए। कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी, प्रिंसिपल मस्ट हैव कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी बोथ एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट एंड एट द टाइम ऑफ रेटिफिकेशन। ये नहीं कि आपको पता है कि पहले वो माइनर एज का था जब कॉन्ट्रैक्ट के टाइम एंटर हुआ, और उसके बाद जब उसने रेटिफाई किया तो वो 19 ईयर्स का हो गया। यानी हम बोल सकते हैं कि अगर वो 18 ईयर से कम की एज का था, अगर वो 17 ईयर और 363 डेज का था,
तो आपको पता है कि अब इसकी 18 ईयर की एज नहीं हुई, तो उस केस में आपको पता है उसको क्या बोला जाएगा, उसकी कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी नहीं है, वो 18 ईयर का भी पूरा नहीं हुआ, तो वो माइनर है। लेकिन उसके बाद आपको पता है कि जब उसने रेटिफाई किया तो वो 18 ईयर का हो चुका था, तो उस केस में हम बोल सकते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी दोनों टाइम होनी चाहिए, यानी जब कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया गया और जब रेटिफिकेशन किया गया, दोनों ही टाइम पे वो मेजर पर्सन होना चाहिए और साउंड माइंड होना चाहिए। ये नहीं कि पहले वो अनसाउंड था फिर साउंड हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो दोनों टाइम पे मेजर होना चाहिए, दोनों टाइम पे ही साउंड माइंड होना चाहिए। लॉफुल एक्ट्स, ओनली दोज एक्ट विच आर लॉफुल कैन बी रेटिफाइड, वॉइड, इलीगल, अल्ट्रा वायरस एक्ट कैन नॉट बी रेटिफाइड। तो आपको पता है कि शुरू से ही जो वॉइड हो, इलीगल हो, अनलॉफुल हो, अल्ट्रा वायरस हो, जो हम बोल सकते हैं कि रूल्स के या टर्म्स एंड कंडीशन के अपोजिट हो, तो वैसे नहीं होने चाहिए। एक्ट विद इन द प्रिंसिपल पावर, रेटिफिकेशन कैन बी मेड ओनली फॉर सच एक्ट्स विच प्रिंसिपल हैड द पावर टू डू सो। तो आपको पता है कि जैसे इस वाले केस में मैंने क्या बताया कि इसके पास पावर था ही नहीं, तो उसको रेटिफाई कर ही नहीं पाया। ठीक है, एक एग्जाम्पल के फॉर्म में बताया। तो जरूरी नहीं कि हर पर्टिकुलर चीज़ को प्रिंसिपल रेटिफाई कर सके, तो प्रिंसिपल के पास पावर भी होना चाहिए। कम्युनिकेशन, रेटिफिकेशन मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द थर्ड पार्टी सो एज टू बाइंड हिम। तो आपको पता है कि जब भी रेटिफिकेशन किया गया है तो थर्ड पार्टी को कम्युनिकेट कर देना चाहिए ताकि उसको बाइंड किया जा सके। विद इन रीजनेबल टाइम, रेटिफिकेशन मस्ट बी मेड विद इन रीजनेबल टाइम ऑफ द एक्ट परपर्टेड टू बी रेटिफाइड। तो रेटिफिकेशन जो होना चाहिए वो रीजनेबल टाइम में होना चाहिए, जो भी एक तरीके से काम किया है उससे रिलेटेड, तो ये नहीं कि उसमें काफ़ी लेट हो गई हो। देखिए इसमें आप एग्जांपल के फॉर्म में ऐसे भी बोल सकते हैं, मान के चलिए कि एक्स है, उसने वाई के बिहाफ पे क्या कर दिया, एक तरीके से गुड्स का इंश्योरेंस करा दिया, लेकिन वाई की यानी वाई की एक्स की ऑथोरिटी नहीं थी, एक्स के पास ऑथोरिटी नहीं थी उस पर्टिकुलर गुड्स का इंश्योरेंस कराने की। तो एक्स ने एक तरीके से क्या कर दिया, वाई के गुड्स का इंश्योरेंस करा दिया और एक्स को ऑथोरिटी नहीं मिली हुई थी, तब भी उसने इंश्योरेंस करा दिया। अब देखिए उस गुड्स की आग लग गई, उसके बाद वाई ने क्या कर दिया, जो इंश्योरेंस का एक्ट था, जो कि एक्स ने इंश्योरेंस कंपनी के साथ इंश्योरेंस करवा रखा था, याद रखना, एक्स ने जिस इंश्योरेंस कंपनी के साथ इंश्योरेंस करा रखा था उसको बाद में वाई ने बाद में रेक्टिफाई करा, कब, आग लगने के बाद। तो उस केस में हम बोल सकते हैं कि एक रीजनेबल टाइम नहीं था, देरी हो गई है। उसको आग लगने से पहले, लॉस होने से पहले ही रेक्टिफाई करना चाहिए था कि हाँ आपने इंश्योरेंस कंपनी से क्या कर रखा है, एक तरीके से इंश्योरेंस करवा रखा है, तो मैं इसको रेटिफाई कर देता हूँ। बाद में आग लगेगी तो उस केस में वाई क्या करेगा, जो भी अमाउंट है वो रिकवर कर सकता है, वैसे रिकवर नहीं कर पाएगा, क्योंकि देखिए एक्स ने इंश्योरेंस कंपनी के साथ जो इंश्योरेंस करा रखा था, आग लगने के बाद उसको वाई ने रेक्टिफाई किया है, पहले रेक्टिफाई नहीं करा। तो आपको पता है कि रीजनेबल टाइम में रेटिफाई होना चाहिए। वैसे ही देखिए आपको पता है एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ अनदर पर्सन, आप इसका भी एक एग्जांपल बना सकते हैं, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आप बना सकते हैं। एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ अनदर पर्सन क्या हो गया, आपको पता है कि जो प्रिटेंडेंट एजेंट है वो प्रिटेंडेंट प्रिंसिपल के बिहाफ पर क्या करता है, एक तरीके से काम कर रहा है, तो उस केस में उसको रेटिफाई कराया जा सकता है। तो एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ अनदर पर्सन का मतलब एग्जाम्पल के फॉर्म में क्या हो गया कि एक्स ने वाई की ऑथोरिटी के बिना, एक सप्लायर है, उससे कितनी कॉटन बेल्स ले ली, एग्जाम्पल के फॉर्म में मानिए 100 कॉटन बेल्स ले ली, तो वो वाई के नाम पे ली, किस पे नाम पे ली, वाई के नाम पे, और खुद के नाम पे 50 ले ली, किसके नाम पे, खुद के नाम पे 50 ले ली। अब देखिए उसके बाद जो वाई रेटिफाई कराना चाहता है, टोटल 150 बेल्स को रेटिफाई करवाना चाहता है, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि एक्स ने खुद के नाम पे 50 ली है और वाई के नाम पे 100 ली है, तो वाई ओनली 100 कॉटन बेल्स को ही रेटिफाई करवा सकता है और बोल सकता है कि हाँ जो सप्लायर ने सप्लाई की है वो 100 बेल सप्लाई करिए, मैं उसका पेमेंट देने के लिए तैयार हूँ, 150 बेल्स के लिए वाई पेमेंट देने के लिए तैयार नहीं होना चाहिए। तो इस केस में हम बोलेंगे कि वाई जो रेटिफाई करवा सकता है वो सिर्फ 100 कॉटन बेल्स को रेटिफाई कराएगा, एक्स की जो पर्सनल 50 बेल्स है उसको रेटिफाई नहीं करवा सकता। इस तरीके से देखिए बहुत सारे एग्जांपल बन सकते हैं, लेकिन आपको ज़्यादा एग्जांपल सोचने की जरूरत नहीं है, जहाँ जहाँ मेरे को जरूरी था वहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल कवर करवा दिया। वैसे अगली वीडियो में क्या कवर करेंगे, काइंड ऑफ एजेंट्स का पार्ट कवर करेंगे, फिर ड्यूटी ऑफ एजेंट का पार्ट कवर करेंगे। तो थोड़ा सा क्या ये ज़्यादा पार्ट है, इसलिए मैं इसको 3 वीडियो में कवर कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं एग्जांपल कवर करवाने पड़ रहे हैं। तो मुझे अगर लगेगा तो यहाँ पर भी मैं एग्जांपल बीच में कवर कर लूँगा, इसलिए 3 वीडियो के बाद ही आपको जनरली इसकी PDF मिल पाएगी। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।